वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा सब्जेक्ट साइंस है, क्लास 8 का। हम चैप्टर नंबर 18 ले रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज प्राकृतिक स्रोत को कहते हैं हिंदी में। आज जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स है, ऑब्जेक्टिव्स टू लर्न, जो ऑब्जेक्टिव्स हमारे इस चैप्टर में है उससे जो हम सीखेंगे वो देखेंगे क्या है। फर्स्ट क्या है, टू अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। एंड नेक्स्ट है टू नो अबाउट द फॉरेस्ट, डिफॉरेस्टेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, तो फॉरेस्ट, डिफॉरेस्टेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के बारे में जानेंगे। एंड थर्ड वन है टू नो अबाउट सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन क्या है, लॉस ऑफ फर्टिलिटी एंड कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। फर्टिलिटी, जो उपजाऊपन जो है जमीन का वो खत्म हो रहा है, कम खोता जा रहा है, कम होता जा रहा है, क्यों, इसके बारे में जानेंगे। और कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, और किस तरीके से हम सॉइल को जो है महफूज रख सकते हैं, संरक्षित रख सकते हैं, उसे किस तरीके से हम उसको पॉल्यूशन से बचा सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है टू अंडरस्टैंड द फिनोमिना ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल, इट्स वेराइटीज एंड यूजेस। हम फिनोमिना ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल के बारे में जानेंगे, मतलब किस तरीके से कोल जो है बनता है और उसके टाइप्स, वेराइटीज कोल की, और उसके यूजेस के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट है टू नो अबाउट माइनिंग एंड रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड दियर प्रोडक्ट, और हम माइनिंग और रिफाइनिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे। माइनिंग कैसे होती है और रिफाइनिंग कैसे होती है पेट्रोलियम और उसके प्रोडक्ट्स की। टू अंडरस्टैंड हाउ रिसाइकल ऑफ पेपर सेव्स मैनी रिसोर्सेज। क्या है, हम पेपर को रिसाइकल करके कई सारी रिसोर्सेज को कैसे बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं। देखते हैं चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है। Introduction. Raw material are those natural substances that are extracted from water, air or from the ground. वो raw material मतलब आप जिससे कोई भी चीज़ बनती है, जिस मटेरियल से कोई चीज़ हमें बनानी है, जैसे एक आपको मकान बनाना, मकान के लिए जो रॉ मटेरियल है वो क्या है, सीमेंट है, रेत है, ठीक है, और ईंट वगैरह, ब्रिक्स जिसे कहते हैं हम, ये सब जो है रॉ मटेरियल है एक बिल्डिंग बनाने के लिए। तो इसी तरीके कोई भी चीज़ बनाने के लिए जो मटेरियल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल। और रॉ मटेरियल हमें किससे मिलता है, नेचुरल सब्सटेंस से मिलता है। किससे मिलता है, नेचुरल सब्सटेंस, जैसे कि वाटर, एयर और फ्रॉम दी ग्राउंड से। सम एनर्जी सोर्सेज सच एज सोलर और वाइंड पावर आर रिन्यूएबल। कुछ एनर्जी सोर्सेज हैं जैसे कि सोलर और वाइंड पावर, ये जो है रिन्यूएबल है। क्या है ये, रिन्यूएबल, अगर जैसे यूज होती जाती है और ये बनती जाती है, ठीक है। अदर सच एज ऑयल और कोल आर नॉन रिन्यूएबल एंड विल एवेंचुअली रन आउट। क्या है, जैसे कि ऑयल है, पेट्रोल वगैरह, डीजल है, केरोसिन है, ये जो है ये ऑयल, और जो कोल है जिसे कोयला कहते हैं, ये सब क्या है, नॉन रिन्यूएबल है। अगर हम इसे यूज करते चले जाएंगे तो ये खत्म होता चला जाएगा, तो ये दोबारा रिन्यू नहीं होता है, बनता नहीं है। ये जितनी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे जल्दी खत्म होगा, फिर ये रिन्यू होता नहीं है, इसलिए क्या है, ये नॉन रिन्यूएबल है। एज द वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोज, पीपल आर ड्रॉइंग मोर हैविली ऑन द अर्थ नेचुरल रिसोर्सेज। क्या है, जैसे जैसे क्या है, संसार की पॉपुलेशन जो है ग्रो कर रही है, बढ़ती जा रही है जनसंख्या, इससे क्या है, पीपल जो है जितने भी नेचुरल रिसोर्स हैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस्तेमाल कर रहा है। टुडे ह्यूमन पॉपुलेशन स्टैंड्स एट नियरली 6 बिलियन। अगर हम आज के देखें तो जब तक ये बुक लिखी गई थी, जब की बात की जा रही है, जब ये सेंटेंस लिखा हुआ है, जब तक जो है इसकी पॉपुलेशन जो थी वर्ल्ड की कितनी थी, 6 बिलियन थी, विद मोर देन 10 लाख चिल्ड्रन। टुडे ह्यूमन पॉपुलेशन स्टैंड नियरली 6 बिलियन विद मोर देन 10 लाख चिल्ड्रन बीइंग बोर्न एवरी डे। क्या है, लगभग जो है हर रोज जो है 10 लाख से ज्यादा बच्चे जो है पैदा होते हैं। दिस रैपिड ग्रोथ इज प्राइमरीली ड्यू टू द इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन and medical advancement. In many parts of the world, rapid population growth caused serious problems such as food shortage and reduction in natural resources. This has created an imbalance in nature. मतलब जैसे जैसे तेजी के साथ जनसंख्या बढ़ती चली जाएगी तो उनके लिए क्या है, सबसे बेसिक जो चीज़ें हैं,
उनके इम्प्रूवमेंट के लिए, जैसे कि फूड प्रोडक्शन है, मेडिकल एडवांसमेंट है, मतलब क्या है आपको उनकी हेल्थ की रिक्वायरमेंट पूरी करनी होगी और उनके लिए फूड के लिए प्रोडक्शन या फूड प्रोवाइड करने के लिए ये जो है सारी चीज़ें जो है किससे हासिल की जाएंगी, नेचुरल रिसोर्स से। और ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सी जगह जो है ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस हो रही है, क्यों जहाँ पॉपुलेशन जो है बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है, तो वहाँ जो है फूड शॉर्टेज और नेचुरल रिसोर्स की कमी की जो है ये प्रॉब्लम जो है सामने आ रही है। दिस हैज क्रिएटेड एन इम्बैलेंस इन नेचर, और ये जो है क्या एक असंतुलन, एक संतुलन बिगड़ रहा है नेचर का इस चीज के अंदर, क्योंकि नेचुरल रिसोर्स को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है और जनसंख्या बढ़ती जा रही है, नेचुरल रिसोर्स लिमिटेड है, और वो जो है कुछ नेचुरल रिसोर्स जैसे वाटर है, एयर है, ये तो जो है रिन्यूएबल है, और बाकी जैसे पेट्रोलियम है, कोल है, डीजल है, ये सारी चीज़ें जो है नॉन रिन्यूएबल है। ये जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेगी ये खत्म हो जाएंगे और ये नॉन रिन्यूएबल है, दोबारा बनेंगे नहीं। इट हैज़ नाउ बीन realize that we must use natural resources wisely. The importance of conserving these natural resources is a global issue and is being dealt with seriously. क्या है, इस चीज को रियलाइज करना चाहिए कि नेचुरल रिसोर्स को हम जो है यूज कर रहे हैं इसे, तो ये इसका हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है कि हमें इन्हें क्या है महफूज रखा जाए, इन्हें सही तरीके से हमें इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अगर हम इसे ज़्यादा इस्तेमाल करते चले जाएंगे तो एक वक्त होगा कि ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है क्रिएट होगी। अब देखते हैं फॉरेस्ट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। फॉरेस्ट क्या है, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है। हम फॉरेस्ट क्या देखते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैसे हैं, क्योंकि हम एक प्लांट काटा उसकी जगह दूसरा लगा दिया, तो ये क्या है कि रिन्यूएबल, ये रिन्यू होता चला जाता है। अगर हम काटते चले जाएंगे और नहीं लगाएंगे तो रिन्यू नहीं होगा, कि फॉरेस्ट जो है अगर हम काट रहे हैं तो उसकी जगह हमें और पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाने चाहिए। अब देखते हैं क्या है, 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड सरफेस कंसिस्टिंग ऑफ फॉरेस्ट। आपको देखा जाए संसार का 1/3 हिस्सा जो है किसका है, उसमें फॉरेस्ट है। दैट इज एरियाज ऑफ लैंड कवर्ड बाय डेंस ट्रीज। और जो एरिया जो है ये जो फॉरेस्ट का है बहुत घने पेड़ों से जो है घिरा हुआ है ना, घने जंगलात हैं। फॉरेस्ट हेल्प टू मेंटेन द अर्थ नेचुरल बैलेंस, और फॉरेस्ट जो है अर्थ नेचुरल बैलेंस को क्या मेंटेन रखते हैं। दे आर आल्सो नोन एज लंग्स ऑफ द अर्थ, क्या है, और इन्हें हम फॉरेस्ट को क्या जानते हैं, किस तरीके से हम उन्हें जानते हैं, जैसे लंग्स ऑफ अर्थ के। तो फॉरेस्ट क्या है, एक तरीके से लंग्स ऑफ अर्थ हैं। दे एब्जॉर्ब एंड रिलीज गैसेस विच रेगुलेट द क्लाइमेट। ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब और रिलीज करते हैं गैसेस को, जिससे कि क्लाइमेट जो है रेगुलेट होता रहता है, उसका बैलेंस जो है मेंटेन रहता है। फॉरेस्ट आर द मोस्ट यूजफुल रिन्यूएबल सोर्सेज दैट आर फाउंड ऑन द अर्थ। क्या है, फॉरेस्ट जो है एक बहुत ही जो है यूजफुल रिन्यूएबल सोर्स है किस पर, अर्थ पर। फॉरेस्ट कंटेन अ वाइड वेराइटी ऑफ ट्रीज एंड एनिमल्स दैट आर हेल्पफुल टू अस इन मैनी वेज। फॉरेस्ट के अंदर जो है बहुत सारे जो है कई वेराइटीज के ट्रीज होते हैं और एनिमल होते हैं जो कि हमारे लिए कई मकसद में जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और यूजफुल होते हैं। फॉरेस्ट प्यूरिफाई द एटमॉस्फेयर एंड कंट्रोल एयर पोल्यूशन। फॉरेस्ट का काम क्या होता है, वो एटमॉस्फेयर प्यूरिफाई करते हैं और एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करते हैं। फॉरेस्ट रेगुलेट क्लाइमेट एंड हेल्प रेनफॉल। ये क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं और रेनफॉल में, बारिश में जो है मदद करते हैं। फॉरेस्ट हेल्प इन रिप्लेनिशिंग ग्राउंड वाटर। क्या कहते हैं, फॉरेस्ट जो है ग्राउंड वाटर को रिप्लेनिशिंग का काम भी करते हैं, क्योंकि जो पानी जो हम ग्राउंड वाटर से निकाल लेते हैं तो फॉरेस्ट जो है जो बारिश का पानी होता है वो एब्जॉर्ब, उनकी जड़ों के अंदर जो है उसे प्लांट जो है उसे अपने जमीन के अंदर उसे रोके रखता है, ताकि जो है एक तरीके से बारिश का काम होता रहता है। और जो एक साइकिल का, वाटर साइकिल का ये उसमें बहुत अहम रोल है किसका, प्लांट्स का। तो फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड मेंटेन फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। फॉरेस्ट जो है सॉइल इरोजन से क्या है, प्रिवेंट रखता है और सॉइल की फर्टिलिटी को भी मेंटेन रखता है, मतलब उपजाऊपन को उसकी मेंटेन रखता है। फॉरेस्ट कंट्रोल फ्लड्स, और फॉरेस्ट जो है सैलाब को, जो बाढ़ वगैरह आती है उसे कंट्रोल रखते हैं।
फॉरेस्ट प्रोवाइड हैबिटाट टू अ वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल एंड इंसेक्ट। और फॉरेस्ट जो है प्रोवाइड करते हैं हैबिटाट किसके लिए, बहुत सारे किसकी हैबिटाट किसका है, पेड़ों का, जानवरों का, इंसेक्ट का, ये सबका क्या है, ये हैबिटाट होता है। बहुत बड़े पैमाने पर जो है इसके अंदर फॉरेस्ट के अंदर पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, और क्या कहते हैं जानवर भी रहते हैं, और इसमें इंसेक्ट्स भी रहते हैं। तो इस तरीके से ये हैबिटाट प्रोवाइड करता है इन सभी को, प्लांट्स को, एनिमल्स को, इंसेक्ट्स को। Forests provide many useful material as wood, rubber, gum, resin, non-edible oil, honey, honeybee, wax, बैम्बो, लैक etc। प्रोवाइड जो है हमें बहुत सारी यूज होने वाले मटेरियल जो है प्रोवाइड करता है, जैसे कि वुड है, रबर है, गम है, राइजिन है, नॉन ईडेबल ऑयल्स है, हनी है, हनी बी है, वैक्स है, बैम्बो है, लैक वगैरह वगैरह। ये सारी चीज जो है किससे मिलती है, हमें फॉरेस्ट से मिलती है, जंगलात से मिलती है। फॉरेस्ट प्रोवाइड मैनी मेडिसिनल प्लांट्स, फ्रूट्स एंड बेरीज। और फॉरेस्ट जो है बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स भी प्रोवाइड करता है, फ्रूट्स भी और बेरीज भी। फॉरेस्ट प्रोवाइड मैनी प्रोडक्ट विच आर द सोर्सेज ऑफ स्टेडी इनकम ऑफ ट्राइबल पीपल लिविंग इन दैट एरिया। और एक तरीके से ये इनकम सोर्स भी है, क्या है, जो ट्राइबल जो कबीले वहाँ रहते हैं उस एरिया के अंदर, तो उनके लिए इनकम का सोर्स भी है, क्या है, फॉरेस्ट। देखते हैं डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या है, एवरी ईयर अ ह्यूज एरिया ऑफ फॉरेस्ट लैंड इज डिस्ट्रॉय बाय कटिंग ट्रीज। हर साल जो है एक बड़े एरिया जो है फॉरेस्ट जमीन का, लैंड का, वो जो है बर्बाद किया जाता है, किसके द्वारा, कटिंग ट्रीज, कटिंग पेड़ों को काटने से। पेड़ों को जब काट दिया जाता है तो जंगलात का जो बहुत बड़ा एरिया है जहां पर जो पेड़ काटे गए तो वो एरिया जो है बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। दिस लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्रीज इज नॉन एज डिफॉरेस्टेशन। इस बड़े पैमाने पर ट्री को काटने को ही कहा जाता है, डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है। Deforestation can cause serious environmental problems such as lesser tree to absorb carbon dioxide, many disrupt the climate। क्या है, डिफोरेस्टेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को क्रिएट कर देता है, कारण बनता है एक प्रॉब्लम का, जैसे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी जो है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है। सच एज लेजर द ट्री, अगर पेड़ कम होंगे, टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड में डिस्टर्ब द क्लाइमेट। अगर पेड़ पौधे कम होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कम एब्जॉर्ब करेंगे, जब कार्बन डाइऑक्साइड कम एब्जॉर्ब की जाएगी तो क्लाइमेट का जो नेचर है या क्लाइमेट जो है, जो उसका सिस्टम था वो क्या है, चेंज हो जाएगा और वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा climate। When huge quantity of trees are felled from the same area again and again, the soil under these trees get exposed to certain natural forces such as strong winds, rains and intense sunlight। The soil may not be able to adapt to these sudden changes। This result in the land becoming barren। अगर हम इसमें बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे काटते चले जाएंगे, पेड़ों को काटते चले जाएंगे एक ही जगह से, एक ही प्लेस से, तो क्या होगा, जो वहाँ पर जो है बहुत तेज़ी के साथ हवाएं आएंगी और क्या है, वहाँ सनलाइट की इंटेंसिटी जो है ज़्यादा होगी, और इस वजह से क्या होगा, जो सडन चेंजेस जो होंगे उसके अंदर क्या होगा कि ज़मीन जो है बिल्कुल बंजर हो जाएगी। अगर हम उसमें ज़्यादा पेड़ों को बर्बाद करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे, तो वहाँ की जो है ज़मीन जो है बिल्कुल बैरन हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, सूखा पड़ जाएगा, तो ये बिल्कुल बेकार हो जाएगी। डिफोरेस्टेशन टेक्स प्लेस प्राइमरीली बिकॉज ऑफ। डिफोरेस्टेशन जो है अगर देखा जाए बेसिक तौर पर क्यों होता है, नंबर 1, इंक्रीज डिमांड ऑफ वुड एंड टिम्बर। क्या है, जब डिमांड बढ़ जाती है किसकी, वुड और टिम्बर की, तो वो पेड़ों को काटा जाता है। यही एक पहला कारण है किसका, डिफोरेस्टेशन। नंबर 2 क्या है, इंक्रीज डिमांड ऑफ लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, फैक्ट्रीज, रोड एंड डैम्स। और क्या है, जैसे जैसे हाउस, फैक्ट्री और रोड, डैम्स की बनाने की डिमांड जो है इंक्रीज हो जाएगी उनके कंस्ट्रक्शन की, तो तब भी क्या होता है, डिफोरेस्टेशन होता है। इंक्रीज माइनिंग एक्टिविटीज ऑफ मेटल्स एंड मिनरल्स। और क्या है, जब मेटल और मिनरल्स की माइनिंग के लिए खनन किया जाएगा जमीन के अंदर, तो वो जंगलात जो है खत्म होंगे। ये भी एक क्या है, माइनिंग भी जो है एक डिफोरेस्टेशन का कॉज है ना। इसकी वजह से ही जो है माइनिंग की वजह से हम जो माइनिंग के ज़रिए से मेटल जो मिनरल्स हासिल करते हैं, तो माइनिंग करने के लिए पहले हम वहाँ के क्या है जंगलात को ख़त्म करते हैं। तो यह एक कारण भी बहुत मेन कारण है जो कि ये क्या है डिफोरेस्टेशन का कारण है। नंबर 4, इंक्रीज डिमांड ऑफ फार्मलैंड
और क्या है, खेती बाड़ी के लिए जो ज़मीन है उसकी जब डिमांड बढ़ जाएगी तो तब भी जो है डिफॉरेस्टेशन का कारण बनती है। नंबर 5, फायर कॉज बाय नेचुरल फोर्सेस एज वेल एज ह्यूमन एक्टिविटीज। और क्या है, एक तरीके से आग भी का एक कारण हो सकता है डिफॉरेस्टेशन का, चाहे वो मैन मेड के द्वारा लगी हो, मतलब मनुष्य के द्वारा लगी हो, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज के जरिए या लगी हो, मतलब नेचुरल फोर्सेस के जरिए लगी हो या ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो आग लगी हो, ये भी क्या है, डिफॉरेस्टेशन का कारण है। क्योंकि जब जंगलात में आग लग जाएगी तो वो क्या है, पूरे खत्म हो जाएंगे वहाँ पेड़ पौधे जो है। डिफॉरेस्टेशन लीड टू, अब क्या है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या क्या हो सकती है, क्या क्या समस्याएं पैदा हो सकती हैं। नंबर 1, रिडक्शन इन रेनफॉल, क्या है, बारिश की कमी हो जाएगी, बारिश जो है कम होगी अगर ज़्यादा से ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन होगा। नंबर 3, टू वाइल्ड लाइफ, और जो वाइल्ड लाइफ है जो उसकी ज़िंदगी भी जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इंक्रीज इन एयर एंड वाटर पॉल्यूशन, और क्या है, एयर और वाटर पॉल्यूशन जो है बढ़ जाएगा। एंड सॉइल इरोजन, और सॉइल इरोजन भी होगा। और सॉइल, क्योंकि पेड़ों को काट देंगे तो वहाँ की मिट्टी जो है लूज हो जाएगी, और लूज होने के बाद वो हवा वहाँ की मिट्टी को उड़ा के ले जाएगी, और पानी जो है उस मिट्टी को बहा के ले जाएगा। तो इसी चीज़ को जो रिमूवल ऑफ सॉइल है किसी प्लेस से, चाहे वो बाय वाइंड हो चाहे वाटर हो, तो वो क्या है, सॉइल इरोजन कहते हैं। तो सॉइल इरोजन से प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए क्या किया जाता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और जंगलात को कटने से बचाएं। नेक्स्ट क्या है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को किस तरीके से महफूज रखा जाए, उन्हें किस तरीके से क्या है संरक्षण किया जा सके, उन्हें सुरक्षित रखा जा सके, उसके बारे में देखें। मैनी इनिशिएटिव्स हैव ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस्ड टू सेव रिमेनिंग एरियाज ऑफ फॉरेस्ट, मतलब बहुत सारी क्या है पहल हैं जिन्होंने क्या करिए इंट्रोड्यूस कराया है रिमेनिंग एरियाज ऑफ फॉरेस्ट को बचाने के लिए, सेव करने के लिए। वो क्या है, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडरजेंट स्पीसीज, CITES is an international treaty that has been signed by 122 countries। ये क्या है, एक संस्था है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडरजेंट स्पीसीज, जो स्पीसीज जो है विलोपित हो रही है, जो ख़त्म होती जा रही है, उनके लिए जो एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसमें 122 कंट्री ने जो है साइन किया है। किस चीज़ के लिए, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के लिए। और ऐसी चीज़ें उसके अंदर जिसके अंदर वो इंडिजिनस स्पीसीज है, मतलब जो स्पीसीज जो है, जो प्रजातियां जो है वो है विलोपित होती जा रही हैं, ख़त्म होती जा रही है, उन्हें महफूज रखने के लिए ये संस्था जो है क्या है, इस पर काम करती है। कंजर्वेशन डज नॉट अमाउंट टू डिनायल of resources but using them without depleting them. Removal of worn out trees from a forest will not damage it but will help the growth of newer and healthier trees. We should adopt the following way to conserve forest. क्या है, अगर हम जो है conservation does not amount denial resources बट यूजिंग देम विदाउट डिप्लेटिंग देम, क्या कंजर्वेशन जो है एक तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने का, उससे बचते नहीं सकते। हाँ, एक चीज़ ये है कंजर्वेशन से क्या हो सकता है कि हम जो अगर जो पेड़ पौधे जो हम काट रहे हैं, जितने काट रहे हैं तो उससे ज़्यादा हम अधिक पेड़ पौधे लगा सकते हैं, ठीक है, तभी जो है हम अपने जंगलात को बचा सकते हैं। नंबर 1, न्यू फॉरेस्ट लैंड शुड बी क्रिएटेड विद ट्री प्लांटिंग प्रोग्राम, और हमें क्या है, नए फॉरेस्ट लैंड जो है बनाने चाहिए ट्री प्लांटिंग ट्री प्लांटिंग प्रोग्राम करके। ओवर ग्राजिंग बाय एनिमल्स शुड नॉट बी अलाउड इन द फॉरेस्ट, और हमें जो है ग्राजिंग जो मवेशियों को चराने का जो काम है फॉरेस्ट के अंदर नहीं होना चाहिए, उसे उसके अंदर अलाउ नहीं करना चाहिए फॉरेस्ट के अंदर। थर्ड पॉइंट इज एडविसिबल टू कट लेसर ट्री एंड प्लांट मोर ट्री इन देयर प्लेस, क्या है, हमें कम से कम ट्री जो है काटने चाहिए, पेड़ काटने चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ लगाने चाहिए। वन महोत्सव शुड बी ऑब्जर्व बाय एवरीवन फॉर प्लांटिंग मोर सीडलिंग ईच ईयर, क्या है, वन महोत्सव मनाना चाहिए। इससे क्या होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा सकें, इसे एक तरीके से एक सेलिब्रेट करना चाहिए वन महोत्सव, और इसके अंदर क्या करनी है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट जो है लगाने चाहिए। इससे क्या है, एक अवेयरनेस भी पैदा होती है लोगों के अंदर कि हमें ट्री जो है कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए। Occurrence of fire spreading in forest should be checked by alarm signals,
और हमें जो है जैसे आग वगैरह फैल जाती है जंगलात में, तो उससे हम क्या करना, चेक करते रहना चाहिए से अलार्म सिग्नल के द्वारा। फायर इन फॉरेस्ट आर कॉज्ड बाय नेग्लिजेंस ऑफ पीपल लिविंग इन दैट एरिया, दे शुड नॉट बी अलाउड टू स्मोक और कुक फूड अंडर ट्रीज। और क्या है, फायर जो है जो जंगलात में जो फायर लग जाती है वो क्या है, लोगों की जो है पीपल की नेग्लिजेंसी की वजह से, कि वो वहाँ पर बीड़ी या अपना बीड़ी पीते हैं या अपना खाना पकाते हैं जंगलात में, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए वहाँ पर, क्योंकि ये लापरवाही की वजह से ही इन जंगलातों में आग लग जाती है। तो वहाँ जो है जंगल के अंदर, फॉरेस्ट के अंदर, ठीक है, तो वहाँ जो है हमें क्या करना चाहिए, दे शुड नॉट बी अलाउड टू स्मोक, मतलब बीड़ी सिगरेट नहीं पीना चाहिए, और कुक फूड और अंडर द ट्रीज, और पेड़ों के नीचे जो है खाना नहीं पकाना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी लापरवाही से कुछ आग जो है आसपास लग गई तो वो पूरे जंगलात को तबाह कर देती है। तो ये चीज़ें जो है जंगल के अंदर नहीं होनी चाहिए, फॉरेस्ट के अंदर नहीं होनी चाहिए। ट्रीज इन्फेक्टेड विद इंसेक्ट और पेस्ट शुड बी रिमूव फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड न्यू ट्रीज शुड बी प्लांटेड। ऐसे ट्रीज जो इन्फेक्टेड हो गए इंसेक्ट और पेस्ट से, उन्हें रिमूव कर देने चाहिए और उसकी जगह जो है नए प्लांट जो है, नए ट्री जो है लगा देने चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे 6 पॉइंट, फैक्ट्रीज सिचुएटेड नियर फॉरेस्ट शुड बी आस्क्ड टू अडॉप्ट प्रॉपर पॉल्यूशन कंट्रोल फ्रॉम। जो फैक्ट्री जो है फॉरेस्ट के करीब जो लगी गई हैं, उन्हें चेक करते रहना चाहिए कि उनका जो पॉल्यूशन जो है वो जो पॉल्यूशन कंट्रोल नॉर्म के अंडर है या नहीं है। उन्हें पॉल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स जो है अडॉप्ट करने चाहिए ताकि पॉल्यूशन कम से कम हो सके, ठीक है। नंबर 7, एक्टिविटीज दैट लीड टू सॉइल इरोजन शुड बी चेक्ड। और जो एक्टिविटियां हो रही हैं सॉइल इरोजन को करने के लिए, सॉइल इरोजन जिनकी वजह से पैदा हो रहा है, तो उन एक्टिविटीज को हमें चेक करते रहने चाहिए। मतलब क्या है असल में सॉइल इरोजन का कारण क्या है, मेन डिफॉरेस्टेशन, मतलब पेड़ों का काटना। जब पेड़ कट जाएंगे जिस जगह से, तो वहां जो है सॉइल इरोजन के ज्यादा खतरा रहता है। तो ऑल इकोलॉजिकल फैक्टर्स शुड बी टेकन into consideration during the construction of dams, roads and building। जितने भी इकोलॉजिकल फैक्टर हैं हमें उन्हें क्या है कंसीडर करना चाहिए जब हम किसी डैम का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो या रोड का या बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो। तो हमें जो इकोलॉजिकल फैक्टर है उन सबका ध्यान रखना चाहिए, उन्हें बिल्कुल कंसीडर करना चाहिए, तभी हमें कोई डैम या रोड या बिल्डिंग बनानी चाहिए। नेक्स्ट, सोइल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। सोइल क्या है, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, मतलब रिन्यूएबल मतलब बार बार उसका यूज हो रहा है, खूब वो खत्म नहीं हो रही है। तो सोइल इज अ लेयर ऑफ वेदर्ड रॉक fragments, rotting plants and animals that coats the ground everywhere. Although soil is made from decaying material, yet it is far from dead, and in fact it is a living and ever चेंजिंग सिस्टम। सोइल क्या है, एक तरीके लेयर है किसकी, वेदर्ड रॉक की, मतलब टूटे हुए जो पत्थर होते हैं उनके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वही क्या चीज होती है, उनके फ्रेगमेंट्स या रोटिंग प्लांट्स होने, एनिमल जो होते हैं, जो प्लांट मरकर गल सड़ जाते हैं या एनिमल जो है मरकर जो गल जाते हैं, बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, डिकम्पोज होते हैं, वो सब क्या होते हैं, सोइल ही होते हैं। क्या होते हैं, सोइल होते हैं, ठीक है। और ये जो पूरे में फैली हुई होती है, सोइल जो हर जगह होती है, एवरी वेयर जो होती है क्या होती है, सोइल होती है। द सोइल फॉर्म्स डिस्टिंक्ट होराइजन्स और लेयर दे आर। सोइल जो सोइल फॉर्म जो है उसके डिस्टिंक्ट होराइजन्स है, मतलब कई लेयर्स हैं उसकी, किसकी, सोइल की। सोइल की कई लेयर्स होती हैं। नंबर 1 ह्यूमस। नंबर 1 जो टॉप सोइल जो होती है क्या होती है, ह्यूमस होती है। द टॉप कोट ऑफ द सोइल इज अ थिन डार्क लेयर ऑफ ह्यूमस। क्या होती है, जो सबसे टॉप कोट ऑफ सोइल होती है वो क्या होती है, थिन डार्क लेयर की होती है, जिसे हम ह्यूमस कहते हैं। दैट कंसिस्ट ऑफ रोटिंग ऑर्गेनिक मैटर। उसके अंदर क्या मौजूद होता है, रोटिंग ऑर्गेनिक मैटर मौजूद होता है। मतलब क्या होता है, जो उस सबसे टॉप सोइल पर ही क्या होते हैं, प्लांट पौधे और एनिमल्स होते हैं, तो वो अगर वो डाई हो जाते हैं तो उनका जो डिकम्पोजिशन होता है उसके अंदर उस सोइल में मिक्स हो जाता है। तो ह्यूमस के अंदर ये चीज मौजूद होती है। ह्यूमस इज अ क्रूशियल in maintaining the balance of minerals and nutrients needed for plant growth। ह्यूमस जो एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है किसके अंदर, मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स नीडेड फॉर प्लांट एंड ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ क्या है, ये एक तरीके से मिनरल्स और न्यूट्रिएंट का क्या है, बैलेंस मेंटेन रखती है किसके लिए, प्लांट ग्रोथ के लिए। नंबर 2 टॉप सॉइल। द टॉप सॉइल
और ए होराइजन, क्योंकि सॉइल की कई लेयर होती हैं। तो पहली हमने बताई ह्यूमस, उसके बाद होती है टॉप सॉइल। टॉप सॉइल हम उसे ए होराइजन भी कहते हैं। इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल, ये क्या होती है, सबसे अपर मोस्ट लेयर होती है। दिस इज वेयर प्लांट ग्रो एंड क्रिएचर्स बोरो। इट इज यूजुअली रिच इन बोथ ह्यूमस एंड मिनरल्स। क्या टॉप सॉइल जो होती है इसे हम ए होराइजन भी कहते हैं। ये अपर मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल होती है। इसके अंदर क्या है, प्लांट ग्रो करते हैं और जितने भी क्रिएचर्स होते हैं, जितने भी जीव होते हैं छोटे छोटे, वो अपने बिल बना के इसके अंदर रहते हैं। इट इज यूजुअली रिच इन बोथ ह्यूमस एंड मिनरल्स। और इसके अंदर क्या दोनों चीज होती है, ह्यूमस भी होता है और मिनरल्स भी होता है। नंबर 3 देखेंगे, सब सॉइल। नंबर 3 क्या हमारा, सब सॉइल। सब सॉइल क्या है, द सब सॉइल or B horizon contains more weathered rock fragments and than organic matter. It is a poor in humus but rich in minerals. Reach was down from above. आपने देखा सब सॉइल जो है क्या होती है, बी होराइजन जिसे कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, वेदर्ड रॉक के फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं ऑर्गेनिक मैटर से। ऑर्गेनिक मैटर से ज्यादा इसके अंदर क्या होते हैं, वेदर्ड रॉक्स के फ्रेगमेंट्स होते हैं। इट इज पुअर इन ह्यूमस बट रिच इन मिनरल्स। इसके अंदर जो ह्यूमस जो है बहुत कम होता है। हाँ, मिनरल्स में क्या होती है, रिच होती है, इसमें अधिक मात्रा में मिनरल्स होते हैं। नंबर 4, सी होराइजन। वेदर्ड रॉक फ्रेगमेंट्स विद लिटिल और नो ऑर्गेनिक कंटेंट मेक अप द सी होराइजन। क्या है, वेदर्ड रॉक फ्रेगमेंट्स विद लिटिल। इसके अंदर वेदर्ड रॉक जो फ्रेगमेंट होते हैं बहुत कम होते हैं, बहुत थोड़े होते हैं। नो ऑर्गेनिक मैटर, इसके अंदर कोई ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता। ठीक है, जैसे क्या है, आप देखेंगे ये क्या है, सी होराइजन है। और इस तरीके से क्या ये बनता है, सी होराइजन बनता है। ये लेयर है किसकी, सॉइल की। नंबर 5, बेड रॉक बीनीथ द सॉइल। बीनीथ द सॉइल इज द डी होराइजन। क्या है, जो अगर सबसे लास्ट में देखेंगे तो कौन सा होता है, ये डी होराइजन होता है, बिल्कुल लास्ट में। ठीक है, सबसे ज्यादा डेप्थ में होता है। दिस लेयर इज अ यूजुअली सॉलिड वेदर्ड पैरेंट रॉक। और ये क्या होता है, इसके अंदर सॉलिड वेदर्ड पैरेंट रॉक होते हैं। क्या होते हैं, पैरेंट रॉक होते हैं, सॉलिड। इट कैन ऑल्सो बी द लूज मटेरियल डिपॉजिट इन ह्यूज क्वांटिटी बाय द रिवर्स, ग्लेशियर्स एंड वाइंड। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बहुत लूज मटेरियल होता है जो कि डिपॉजिट होता है इन्हें ह्यूज क्वांटिटी के अंदर, किसके द्वारा, रिवर्स और ग्लेशियर एंड विंड के द्वारा। अब देखते हैं सॉइल पोल्यूशन। द पोल्यूशन ऑफ सॉइल टेक्स प्लेस एट द मच लेसर एरिया एज कंपेयर टू द एयर वाटर पोल्यूशन। देयर आर टू मेन रीजन फॉर सॉइल पोल्यूशन। दे आर, क्या पोल्यूशन ऑफ सॉइल जो है होता है, किसकी वजह से होता है, पोल्यूशन ऑफ सॉइल टेक्स प्लेस एट मच लेसर एरिया एज कंपेयर टू द एयर। मतलब जो एयर के अगर हम कंपेयर करें तो उसका जो है पोल्यूशन जो सॉइल का होता है वो कम होता है एयर के पोल्यूशन से। हाँ, देयर आर टू मेन रीजंस ऑफ फॉर सॉइल पोल्यूशन। हाँ, 2 रीजंस है जो कि सॉइल पोल्यूशन के होते हैं। नंबर 1, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। नंबर 2, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। तो अब देखेंगे द इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज दैट कॉज सॉइल पोल्यूशन आर एज फॉलोज। जो इंडस्ट्रियल जो एक्टिविटीज हैं उसके द्वारा किस तरीके से जो है सॉइल पोल्यूशन होता है। नंबर 1, माइनिंग ऑफ कोल एंड अदर मिनरल्स। कोल और मिनरल्स की माइनिंग की वजह से जो है, जो इंडस्ट्री जो है कोल माइनिंग करती हैं और जो मिनरल्स करती हैं, तो इसकी वजह से भी क्या होता है, सॉइल पोल्यूशन होता है। नंबर 2, प्रोसेसिंग ऑफ मेटल्स। और मेटल को निकालने का जो प्रोसेसिंग होता है उससे भी क्या है, सॉइल पोल्यूशन होता है। नंबर 3, डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक वेस्ट सच एज फ्लाई एश फ्रॉम द थर्मल पावर स्टेशन एंड डोमेस्टिक गार्बेज। और द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज दैट कॉज सॉइल। हाँ, तो क्या है यहाँ पर देखेंगे, पहले हम इसे कंप्लीट करेंगे। डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक वेस्ट। जो हम क्या होता है, डिस्पोजल जो होता है इंडस्ट्रियल वेस्ट का और डोमेस्टिक वेस्ट का, जो जैसे कि क्या है, फ्लाई एश फ्रॉम द थर्मल पावर स्टेशन एंड डोमेस्टिक गार्बेज। जो थर्मल पावर स्टेशन से जो फ्लाई एश होता है और डोमेस्टिक गार्बेज जो होता है वो क्या है, मिट्टी के अंदर ही क्या है, बरीड किया जाता है, जिसकी वजह से जो है सॉइल जो है पोल्यूट होती है। नंबर देखेंगे एग्रीकल्चर एक्टिविटी दैट कॉज सॉइल पोल्यूशन आर एस फॉलो। जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के द्वारा जो सॉइल पोल्यूशन होता है उसे देखेंगे। नंबर 1, एक्सेसिव यूजेज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजेशन। अगर हम ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं तो इससे भी क्या होता है, सॉइल पोल्यूशन होता है। नंबर 2, यूजेज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स एंड फंजीसाइड। और इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड और फंजीसाइड का यूज
के बिना पर भी क्या होता है, सॉइल पॉल्यूशन होता है। यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इन एक्सेस अफेक्ट द पोरोसिटी एंड एसिडिटी ऑफ द सॉइल एट दैट प्लेस। जहां जिस प्लेस पर जो है केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल होता है ज्यादा, तो वहां पर पोरोसिटी और एसिडिटी ऑफ द सॉइल, उस जगह पर जो है वहां उसका इफेक्ट पड़ता है, उस पर प्रभाव पड़ता है पोरोसिटी और एसिडिटी पे सॉइल के। अ फूड चेन इन्वॉल्व्स प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स। क्या है फूड चेन के अंदर, क्या कौन कौन इन्वॉल्व होता है, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं एंड ह्यूमन बींग्स। द रेजिडुअल्स ऑफ इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड्स एंड फंजीसाइड्स कैन इंटर इनटू द बॉडीज ऑफ एनिमल एंड ह्यूमंस एंड कैन कॉज हार्म टू देम। और क्या होता है, जो रेजिडुअल होता है इंसेक्टिसाइड से, पेस्टिसाइड से या हर्बिसाइड से या फंजीसाइड से, वो क्या है बॉडी में एंटर कर जाते हैं एनिमल्स की और ह्यूमंस में, और क्या है वो हार्मफुल डिजीज जो है उसके अंदर पैदा करते हैं। पॉल्यूशन ऑफ सॉइल कैन लीड टू पॉल्यूशन ऑफ सॉइल कैन लीड टू कंटामिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। और पॉल्यूशन ऑफ सॉइल जो है ये लीड करता है किस चीज को, ग्राउंड वाटर के को कंटामिनेशन करने के लिए, मतलब गंदा करने का। पॉल्यूशन ऑफ सर्टेन पॉल्यूशन ऑफ सॉइल शुड बी मिनिमाइज बाय रिकवरिंग certain items from their waste by recycling them. For example, paper, glass and metals कैन बी रिसाइकल। हम उसे सॉइल पोल्यूशन को मिनिमाइज कर सकते हैं अगर हम कुछ आइटम्स को जो है उनका रिसाइकल कर सकें, जैसे कि पेपर है, ग्लास है, मेटल है, इन्हें रिसाइकल कर लें तो। नेक्स्ट इसका है लॉस ऑफ फर्टिलिटी ऑफ द टॉप सॉइल। द टॉप सॉइल कैन लूज इट्स फर्टिलिटी। क्या है जो टॉप सॉइल होती है उसकी जो फर्टिलिटी क्या हो जाती है, लूज हो जाती है, क्या है लॉस हो जाती है, कम हो जाती है, खत्म हो जाती है, ठीक है, लॉस हो जाती है, ठीक है। किसकी वजह से लॉस होती है, देखें नंबर 1 सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन की वजह से द टॉप सॉइल रिमेन एक्सपोज टू द एयर एंड वाटर सो इट गेट्स वॉश्ड अवे बाय द स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड रेन्स। दिस इज नॉन एज सॉइल इरोजन। क्या होता है, अगर टॉप सॉइल जो है अगर हवा के कांटेक्ट या पानी के कांटेक्ट में डायरेक्ट आ जाती है, एक्सपोज हो जाती है, तो वो क्या है हवा या उसे उड़ा के ले जाती है, पानी उसे बहा के ले जाता है, इसी चीज को हम सॉइल इरोजन कहते हैं। द टॉप सॉइल लूजेज इट्स फर्टिलिटी बिकॉज ऑफ सॉइल इरोजन। और इसी की वजह से जो है टॉप सॉइल जो अपनी फर्टिलिटी को खो देती है। नंबर 2 लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से द टॉप सॉइल इज क्रूशियल इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स नीडेड फॉर प्लांट एंड ग्रोथ। जो टॉप सॉइल जो है मेंटेनिंग करती है किसके अंदर, बैलेंस मेंटेन करती है किसके अंदर, मिनरल एंड न्यूट्रिएंट में, जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए जरूरी है। एक्सेसिव कल्टीवेशन एंड ग्रोइंग द सेम क्रॉप अगेन एंड अगेन एट द सेम प्लेस कॉज लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सोइल। अगर हम एक ही जगह पर एक ही जैसे पेड़ों की हम फसल की क्या है करते रहेंगे, कल्टीवेशन करते रहेंगे, तो वहां जो है न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी और इसकी वजह से जो है उस जमीन की जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है और उसकी जमीन की फर्टिलिटी भी कम हो जाती है। Minerals that are present in the top soil get dissolved in water and seep down to the lower layer of the soil। और जो मिनरल्स जो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं टॉप सॉइल में, वो पानी में डिजोल्व हो जाते हैं और वो टॉप क्या है डाउन टू द लोअर लेयर ऑफ द सॉइल, और सॉइल की लोअर लेयर में वो चले जाते हैं। अब देखते हैं सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल को किस तरीके से कंजर्व किया जा सके, महफूज रखा जा सके। मेंटेनिंग द फर्टिलिटी ऑफ द टॉप सॉइल इज नॉन एज सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन रखने के लिए ही हम इसे क्या कहते हैं, सॉइल कंजर्वेशन कहते हैं। सॉइल कंजर्वेशन इज मेंटेन बाय द एप्लीकेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेप। सॉइल के कंजर्वेशन में जो उसे जो एप्लीकेशन सॉइल कंजर्वेशन के मेंटेन करने में जो एप्लीकेशन यूज होती हैं वो देखते हैं। क्या है, सबसे पहले क्या है, प्रिवेंशन। फर्स्ट जो है हमारी प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन। हमें सबसे पहले क्या है, सॉइल इरोजन से हमें क्या है प्रिवेंशन करना है। नंबर 1 क्या करेंगे हम, प्लांटिंग मोर ट्रीज, हम ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाएंगे। नंबर 2 ग्रोइंग वेजिटेशन ऑन अनकल्टिवेटेड लैंड, और जो अनकल्टिवेटेड लैंड है वहां पर ज्यादा से ज्यादा वेजिटेशन करेंगे, मतलब क्या है वो ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स या ग्रास वगैरह जो है हम लगाएंगे ज्यादा से ज्यादा, वो अनकल्टिवेटेड लैंड पर हम ज्यादा से ज्यादा वेजिटेशन करेंगे। नंबर 3 काउंटर और स्टेप फार्म फॉर काउंटर और स्टेप फार्मिंग इन माउंटेनस एरिया।
Soil erosion is prevented through counter or step farming. In step farming, wide steps are created along the slope of the mountain in such a way that the flow of water gets minimized and erosion of soil is prevented. क्या है, हम काउंटर फार्मिंग के जरिए जो है, जो स्लोपी एरिया है वहां पर जो है हम अगर ज़्यादा फार्मिंग करेंगे तो वहां की जो मिट्टी है वो पानी के जरिए बहेगी नहीं और वो जो है वहाँ रुक जाएगी। तो इसलिए हमें जो है काउंटर फार्मिंग जो है, काउंटर या स्टेप फार्मिंग हमें करनी चाहिए। कहाँ पर, जैसे कि क्या है, माउंटेनस एरियाज होते हैं वहां पर, क्योंकि ज़्यादा सॉइल इरोजन का खतरा रहता है, तो इसलिए वहां पर हमें काउंटर या स्टेप फार्मिंग करनी चाहिए, ताकि वहां पर जो है पानी का जो फ्लो है उसे कम से कम उसे मिनिमाइज करना चाहिए, जिससे कि क्या है, सॉइल इरोजन जो है प्रिवेंट हो सकता है। नंबर 2, मेंटेनिंग द सॉइल फर्टिलिटी, और हमें क्या है, सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन रखना है। नंबर 1, क्रॉप रोटेशन मेथड। क्रॉप रोटेशन मेथड क्या है, इसके अंदर क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अ सीरियल क्रॉप ऑफ व्हीट और राइस आफ्टर अ लेगुमिनस क्रॉप इज नोन एज क्रॉप रोटेशन। क्या होता है, इसके एक प्रोसेस है, इसके अंदर सीरियल क्रॉप के बाद, मतलब गेहूं चावल की खेती के बाद जो है, इसकी फसल के बाद जो है हमें एक लेगुमिनस प्लांट की फसल लगानी चाहिए, मतलब दाल या चने की फसल लगानी चाहिए, क्योंकि दाल और चने की जो फसल है, ये दालों की फसल, लेगुमिनस प्लांट जो होती है, इसके रूट्स में एक बैक्टीरिया होता है जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ट्रैप करता है और सॉइल के अंदर जो है उसे इकट्ठा करता है और उसे नाइट्रोजन जो है वो एक तरीके से जमीन की जो फर्टिलिटी है उसे इंक्रीज करने में मदद करता है। वो राइजोबियम बैक्टीरिया वो कहाँ मौजूद होता है, लेगुमिनस प्लांट की रूट नोड्यूल्स के अंदर वो मौजूद होता है। वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ट्रैप करता है और उसे कहाँ स्टोर करता है, जमीन के अंदर, सोइल के अंदर। तो इसलिए क्या है, क्रॉप रोटेशन मेथड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर मेंटेनिंग द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। इसके अंदर क्या होता है कि चावल और गेहूं की फसल जो है ज्यादा से ज्यादा मिनरल्स जो है एब्जॉर्ब कर लेती है, किससे, जमीन से, तो वहां वो खत्म हो जाते हैं, तो इसे दोबारा रीगेन किया जाए, उसे दोबारा न्यूट्रिएंट जो है पूरी तरीके से वहां मौजूद हो जाए या रिचार्ज हो जाए। तो इसलिए उस सीरियल की क्रॉप के बाद जो है हमें लेगुमिनस प्लांट लगाने चाहिए, उसकी फसल करनी चाहिए, ताकि जो है हम फर्टिलिटी जो है सोइल की उसे मेंटेन रख सकें। नंबर 2, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। द लॉस्ट nutrients of the top soil are regained by using manure and fertilizer। और जो न्यूट्रिएंट जो होते हैं, जो खत्म हो जाते हैं टॉप सॉइल के, उन्हें दोबारा रिगेन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, खाद वगैरह इस्तेमाल करते हैं, मैन्योर फर्टिलाइजर करते हैं। इन दिस वे मैन्योर एंड फर्टिलाइजर मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड इनहेंस द यील्ड ऑफ क्रॉप। और क्या करते हैं, ये मैन्योर जो है फर्टिलाइजर जो है फर्टिलिटी को मेंटेन रखते हैं और उसकी जो क्रॉप की जो यील्डिंग है उसे क्या है, बढ़ाते हैं, इनहेंस करते हैं, उसमें बढ़ोतरी करते हैं। अब देखते हैं मिनरल्स। मिनरल्स इज अ नेचुरल नॉन लिविंग सब्सटेंस। मिनरल क्या होता है, नेचुरल और नॉन लिविंग सब्सटेंस होता है। अ मिनरल कैन बी आइडेंटिफाई बाय इट्स कलर, क्लीवेज एंड फ्रैक्चर, luster, streak, density and how it reacts with acids. Most minerals are found in the lithosphere on the earth। क्या है, ये मिनरल जो होते हैं ये नेचुरल होते हैं और नॉन लिविंग सब्सटेंस होते हैं। ये जो किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम, कलर से, क्लीवेज से, फ्रैक्चर से, लस्टर से, स्ट्रिक से, डेंसिटी से, इन सबको हम इससे क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये हाउ इट रिएक्ट विद एसिड, और ये किस तरीके से एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। मोस्ट मिनरल आर फाउंड इन द लिथोस्फीयर ऑफ द अर्थ। अर्थ के लिथोस्फीयर में ज्यादा से ज्यादा मिनरल पाए जाते हैं। अब देखिए, गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सम कॉमन मिनरल्स। आपको कुछ कॉमन मिनरल्स के नाम दिए गए हैं। फर्स्ट है रॉक साल्ट, मिका, कोल, पेट्रोलियम, मेटल्स एंड देयर ओर्स, लाइमस्टोन, सैंड। ये आपको सब क्या दिए गए हैं, कुछ नेम दिए गए हैं किसके, कॉमन मिनरल्स के, खनिज के। मिनरल्स कहते हैं खनिज को। मोस्ट मिनरल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम सिलिकेट्स दैट आर कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन। ज्यादातर मिनरल जो होते हैं किसकी फॉर्म होती है, सिलिकेट होती है। सिलिकेट क्या होता है, कंपाउंड होता है किसका, ऑक्सीजन और सिलिकॉन का। मिनरल्स दैट आर वैल्यूड फॉर दियर ब्यूटी। मिनरल जो है किस तरीके से उनकी वैल्यू होती है, उनकी ब्यूटी की बिना पर जो उनकी वैल्यू होती है। ब्यूटी, रेयरिटी एंड ड्यूरेबिलिटी आर कॉल्ड द जिमस्टोन। मतलब क्या है, मिनरल्स की जो है वैल्यू होती है उनकी ब्यूटी की वजह से, रेयरिटी की वजह, मतलब कितनी बहुत जो रेयर है, बहुत नायाब है, एंड ड्यूरेबिलिटी आर कॉल्ड जेमस्टोन। द मोस्ट वैल्यूड जेमस्टोन्स आर डायमंड्स एंड
रूबीज, जो जो मोस्ट वैल्यू जो जेम स्टोन्स है वो क्या क्या है, डायमंड है और रूबीज है। अब देखते हैं कोल, हाउ कोल इज फॉर्म, कोल किस तरीके से बनता है, कैसे बनता है। तो देखेंगे कोल बिगन टू फॉर्म इन swampy forest about 350 million years ago during the Carboniferous period. Decaying plants were buried under layer of mud. As the heat and pressure increase, plant remains slowly convert into coal. Today there are three main grades of coal: lignite, bituminous and anthracite। क्या होता है, जब कार्बोनिफेरस पीरियड था उस वक्त जो है जो प्लांट जो है खत्म हो गए थे, डिस्ट्रॉय हो गए थे, मर गए थे, तो वो क्या है लेयर के अंदर, मड के लेयर के अंदर वो दफन हो गए, बरीड हो गए। एज हीट एंड प्रेशर इंक्रीज, और वहां का जो है टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा हो गया और प्रेशर भी ज्यादा हो गया। इसकी वजह से जो प्लांट है उनका जो रिमेन्स है, जो बचा हुआ है, जो जो जमीन के अंदर धंस गया और वहां दफन हो गया, और वहां के टेम्परेचर और वहां के प्रेशर की वजह से जो है वो धीरे धीरे जो प्लांट्स का जो रिमेन्स बचा वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो गया, कोल के अंदर हो गया। और आज कोल जो है 3 टाइप्स के ग्रेड में आते हैं, कहता है लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। ठीक है, अब इसके अंदर देखते हैं पिट। पिट रिप्रेजेंट एन अर्ली स्टेज इन कोल फॉर्मेशन। इट इज सॉफ्ट, फाइब्रस एंड मॉइस्ट बट स्टिल गिव्स ऑफ हीट व्हेन बर्न। क्या है पिट? पिट जो है ये अर्ली स्टेज है जब कोल फॉर्मेशन होता है, जब कोल की फॉर्मेशन होती है तो इसका पहली स्टेज है पिट। और ये क्या होता है, सॉफ्ट होता है, फाइब्रस होता है और मॉइस्ट होता है, और जब इसे जलाया जाता है तो ये क्या है, हीट इसके अंदर पैदा होती है। अब देखते हैं लिग्नाइट। अब जो क्योंकि 3 टाइप्स के कोल है, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। पिट वो कोल होता है जो कोल बनना स्टार्ट होता है, उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, पिट कहते हैं। वैसे आप देखेंगे 3 टाइप्स के कोल है, लिग्नाइट है, बिटुमिनस है और एंथ्रासाइट है। लिग्नाइट क्या है, लिग्नाइट और ब्राउन कोल is a low grade fuel containing up to about 60% carbon along with plant remain and moisture. It is soft and crumbly। क्या होता है, ये ब्राउन कोल होता है और ये लो ग्रेड फ्यूल होता है। इसके अंदर जो होता है 60% जो है कार्बन होता है, कार्बन होता है, आल्सो विद प्लांट रिमेन एंड मॉइस्चर। और इसके अंदर क्या होता है, किसके साथ होता है, ये प्लांट रिमेन और मॉइस्चर के साथ होता है। ये इट इज सॉफ्ट एंड क्यूरेबली, बहुत सॉफ्ट और क्यूरेबली होता है, क्यूरेबली। बिटुमिनस कोल इज अ बेटर क्वालिटी फ्यूल। ये क्या है, बेटर क्वालिटी फ्यूल है, कंप्राइजिंग मोर देन 80% कार्बन। इसके अंदर कितना कार्बन होता है, 80%, और लिग्नाइट में कितना होता है, 60%। इट इज द मोस्ट कॉमन सॉलिड फ्यूल यूज इन इंडस्ट्री। और ये बहुत ही कॉमन सॉलिड फ्यूल है जो कि इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। इट इज हार्ड एंड डर्टी टू टच। ये क्या है, बहुत ज्यादा सख्त होता है, हार्ड होता है, और इसे टच करते तो डर्टी होता है, रेतीला, मतलब डस्ट लग जाती है, डस्ट की तरह। एंथ्रासाइट इज द हाईएस्ट ग्रेड कोल। ये क्या होता है, हाईएस्ट ग्रेड कोल होता है, कंटेनिंग मोर देन 90% कार्बन। इसके अंदर कितना होता है, 90% कार्बन से ज्यादा होता है, मोर देन 90% कार्बन होता है। इट इज शाइनी ब्लैक, और ये चमकदार काले रंग का होता है, क्लीन टू टच, और छूने में बिल्कुल साफ होता है, एंड बर्न्स विद लिटिल स्मोक। और ये जब जलता है तो बहुत ही कम धुआं इसके अंदर होता है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल that takes place over a long period of time is termed as anaerobic thermal degradation। ये क्या है, इसका कोल का जो फॉर्मेशन है एक बहुत लंबा पीरियड है। इस पीरियड को हम किसके नाम से जानते हैं, एनारोबिक थर्मल डिग्रेडेशन ऑफ द सेलुलोइक मटेरियल ऑफ बिग प्लांट्स एंड ट्रीज। ठीक है, एनारोबिक थर्मल डिग्रेडेशन ऑफ वुड इज आर आल्सो नोन एज कार्बोनाइजेशन। और इस हम किसके नाम से भी जानते हैं, कार्बोनाइजेशन के नाम से। किसे, एनारोबिक थर्मल डिग्रेडेशन ऑफ वुड को हम दूसरा नाम है इसका कार्बोनाइजेशन। इन इंडिया कोल इज माइंड इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। ये जो है हमारे इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ इसकी माइनिंग की जाती है, कहाँ कहाँ माइनिंग करके कोल निकाला जाता है, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उड़ीसा में और वेस्ट बंगाल में। अब देखते हैं यूजेस ऑफ कोल। यूजेस ऑफ कोल क्या है, different varieties of coal are used for different purposes. Bituminous coal is commonly used in household fuel and in industry. Some common uses of coal are listed below। क्या different variety of coal जो है इस्तेमाल किया जाता है different purposes के लिए। हाँ, bituminous coal जो है हम क्या है घरेलू तौर पर एक ईंधन के में भी इस्तेमाल करते हैं और इंडस्ट्री में भी।
हम देखते हैं कुछ कॉमन यूजेस। कोल इज यूज्ड एज ए फ्यूल, कोल को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। कोल इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ कोक, कोल तार एंड कोल गैस। कोल गैस इज आल्सो यूज्ड एज ए फ्यूल। क्या है, कोल को इस्तेमाल किया जाता है बनाने में, किसे, कोक को, कोल तार को, कोल गैस को, और कोल गैस जो है आल्सो यूज्ड एज ए फ्यूल, और कोल गैस को फ्यूल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। कोल इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक पेट्रोल एंड सिंथेटिक नेचुरल गैस। और क्या है, कोल को इस्तेमाल किया जाता है बनाने के लिए सिंथेटिक पेट्रोल और सिंथेटिक नेचुरल गैस बनाने में कोल का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है, कोल इज यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज बेंजीन, टोल्यूइन, फिनॉल, नेपथलीन, इटीसी। ये जितने भी क्या है आप देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, इन सब में बनाने में किसको इस्तेमाल किया जाता है, कोल को। नेक्स्ट लास्ट वर्ड है, कोल इज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, और कोल का इस्तेमाल किया जाता है मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में। अब देखते हैं हम क्या है, पेट्रोलियम। द वर्ड पेट्रोलियम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। वर्ड पेट्रोलियम जो है कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स है, दैट इज पेट्रो मीनिंग रॉक, पेट्रो की मीनिंग क्या होते हैं, रॉक, रॉक मानी क्या होता है, पत्थर, एंड ओलियम मीनिंग ऑयल, और ओलियम की मीनिंग क्या होती है, ऑयल, तेल। पेट्रोलियम इज अ लिक्विड दैट इज फाउंड अंडरग्राउंड। पेट्रोलियम क्या है, लिक्विड है जो कि अंडरग्राउंड पाया जाता है। समटाइम वी कॉल इट ऑयल, और हम इसे क्या पुकारते हैं, ऑयल। ऑयल कैन बी एज थिक एंड ब्लैक एज तार और एज थिन ऑफ वाटर। जो ऑयल जो है जो पाया जाता है, जो निकाला जाता है अंडरग्राउंड से, वो कैसा होता है, थिक होता है और ब्लैक इन कलर में होता है। ठीक है, एज थिन इज वाटर, ब्लैक एज तार, और थिन एज पतला भी होता है, किसकी तरीके से, वाटर की तरीके से। पेट्रोलियम हैज अ लॉट ऑफ एनर्जी, इसके अंदर बहुत अधिक ऊर्जा होती है। वी कैन टर्न इनटू डिफरेंट फ्यूल, और इसे क्या है, डिफरेंट फ्यूल के अंदर टर्न किया जा सकता है, लाइक गैसोलीन, केरोसिन एंड हीटिंग ऑयल। मोस्ट प्लास्टिक एंड इंक्स आर आल्सो मेड फ्रॉम पेट्रोलियम। ज्यादातर प्लास्टिक क्या है और इंक जो है किससे तैयार की जाती है, पेट्रोलियम से। पेट्रोलियम इज अ फॉसिल फ्यूल, पेट्रोलियम क्या है, फॉसिल फ्यूल है, जीवाश्मी ईंधन है। पेट्रोलियम क्या है, जीवाश्मी ईंधन है। जीवाश्मी ईंधन क्यों कहा गया, क्योंकि क्या है, पेट्रोल या कोल है, ये किससे बनते हैं, ज्यादातर जब कोई जानदार जो है मर जाता है हजारों साल पहले या मिलियन ईयर्स हो गए, जब मर जाता है तो वो कहीं ना कहीं जमीन में दफन हो जाता है, बरीड होता है, तो उसका जो रिमेन्स जो बच जाते हैं वो धीरे धीरे कन्वर्ट होते हैं ऑयल के अंदर या कोल के अंदर। तो ये तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल कहते हैं। अब देखते हैं, लॉन्ग बिफोर द डायनासोर्स ओशियन कवर्ड मोस्ट ऑफ द अर्थ। क्या है, काफी साल पहले या काफी लंबे समय पहले डायनासोर्स ओशियन कवर्ड मोस्ट ऑफ द अर्थ। अब क्या, अर्थ की जो ओशियन है उन्हें ज्यादा से ज्यादा कवर कर दिया था। दे वर फिल्ड विद टाइनी सी एनिमल्स एंड प्लांट्स, उसी में भरा हुआ था किससे, टाइनी, छोटे छोटे एनिमल और प्लांट से। एज द प्लांट्स एंड एनिमल्स डाइड दे संक इनटू ओशियन फ्लोर एंड सैंड एंड सेडिमेंटेशन covered them and turned into sedimentary rocks. Millions of years passed. The weight of the rock and heat from the earth turned them into petroleum. आपने देखा जो डायनासोर थे उन्होंने क्या करा था, पूरे अर्थ के जो ओशंस है जो उसे क्या है कवर किया हुआ था, मोस्ट ऑफ द अर्थ कवर की थी किन्होंने, डायनासोर। दे वर फिल्ड विद चाइनीज सी एनिमल एंड प्लांट, सिर्फ उसके अंदर क्या थे, छोटे छोटे प्लांट और एनिमल ही मौजूद थे। यस दे प्लांट एंड एनिमल डाइड, और वो जो है डाई हो गए थे, मर गए थे प्लांट्स और एनिमल। दे सैंक टू द ओशन फ्लोर, और ये कहाँ जाके बैठ गए थे, समुद्र के बिल्कुल सतह में जाके संक हो गए थे। सैंड एंड सेडिमेंट कवर्ड देम, और सैंड और सेडिमेंट ने उन्हें क्या कर दिया, कवर कर दिया। एंड टर्न इनटू सेडिमेंट्री रॉक, और उन्हें किस में कन्वर्ट कर दिया, सेडिमेंट्री रॉक के अंदर कन्वर्ट कर दिया। मिलियंस ऑफ ईयर्स पास, जब मिलियंस ऑफ ईयर पास हो जाते हैं, द वेट ऑफ द रॉक्स एंड हीट फ्रॉम द अर्थ टर्न देम इनटू पेट्रोलियम। क्या है, जब वेट ऑफ रॉक और हीट जो है फ्रॉम द अर्थ टर्न इनटू पेट्रोलियम, इसका वेट है किसका, रॉक और हीट का। तो इससे क्या होता है, अर्थ हीट फ्रॉम द अर्थ टर्न देम इनटू पेट्रोलियम, इन सबको किस में कन्वर्ट कर देती है, पेट्रोलियम में। कौन कौन
अब देखते हैं पेट्रोलियम इज कॉल्ड अ फॉसिल फ्यूल। पेट्रोलियम क्या है? एक फॉसिल फ्यूल है बिकॉज इट वाज मेड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। द एनर्जी पेट्रोलियम came from the energy in the plants and animals. The energy came from the sun. पेट्रोलियम इज कॉल्ड अ फॉसिल फ्यूल। पेट्रोलियम को हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं क्योंकि इट वाज मेड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट एनिमल, जो कि किससे बना है? प्लांट और एनिमल के रिमेन्स से तैयार हुआ है। द एनर्जी इन पेट्रोलियम केम फ्रॉम एनर्जी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो पेट्रोलियम में एनर्जी है वो कहाँ से आती है? वो प्लांट्स और एनिमल्स से आती है। दैट एनर्जी केम फ्रॉम द सन। और ये एनर्जी कहाँ से आती है? सन से आती है। माइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। माइनिंग ऑफ पेट्रोलियम के बारे में, पेट्रोलियम इज बरीड अंडरग्राउंड टाइनी पॉकेट्स इन रॉक्स। क्या है? पेट्रोलियम कहाँ बरीड होता है, कहाँ दफन होता है? छोटे छोटे क्या है? टाइनी पॉकेट्स इन रॉक्स। क्या है? रॉक्स की छोटे छोटे पॉकेट्स में, मतलब छिद्र में। वी ड्रिल ऑयल वेल्स। क्या है? हमें क्या किया जाता है? हम तेल के कुएं ड्रिल करते हैं, कुएं खोदते हैं इनटू द रॉक्स टू पंप आउट द ऑयल। किसके अंदर? पत्थरों के अंदर, रॉक्स के अंदर। और जो है पंप के जरिए से उसको क्या करते हैं? हम बाहर निकाल लेते हैं ऑयल को, पंप आउट कर लेते हैं ऑयल को। अ फ्यू वेल्स आर मोर देन 2 माइल्स डीप। कुछ जो है कुछ वेल्स जो है सिर्फ कितने गहरे होते हैं? 2 माइल्स डीप होते हैं। गुजरात एंड असम आर द 2 स्टेट दैट प्रोड्यूस मोस्ट ऑयल। गुजरात और असम जो है ऐसे 2 स्टेट हैं जो कि ज्यादा ऑयल जो है प्रोड्यूस करते हैं। अ लॉट ऑफ ऑयल इज अंडर द ओशन। A lot of oil is under the ocean along our shore. Oil rigs that can float are used to reach this oil. Petroleum is mined by drilling holes into the sea bed, such as drilling is known as offshore drilling. The first oil well was drilled in Pennsylvania in 1859 in India. Petroleum is drilled at Bombay High and offshore deltas of Godavari and Kaveri. क्या है? क्या है? बहुत ज्यादा जो है क्या है, जितने भी ऑयल जो होते हैं वो कहाँ होते हैं? ओशन के अंदर होते हैं, ओशन शोर्स पर होते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या है, और सबसे ये कहाँ पर इसलिए कहा जाता है, सच ड्रिलिंग इज नॉन ऑफशोर ड्रिलिंग। उसे ऑफशोर पे ही क्या है? ड्रिल किया जाता है, इसलिए उसे ऑफशोर ड्रिलिंग कहा जाता है। और सबसे पहले जो ड्रिल किया गया, जो सबसे पहले तेल का कुआं जो बनाया गया पेंसिल्वेनिया में किया गया 1859 के अंदर। और इंडिया के अंदर जो है ये तेल के कुएं कहाँ ड्रिल किए जाते हैं? बॉम्बे हाई में। एंड ऑफशोर डेल्टाज ऑफ गोदावरी एंड कावेरी। और उसके डेल्टास किसके? ऑफशोर डेल्टाज ऑफ गोदावरी और कावेरी में। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम आफ्टर द ऑयल इज पम्प्ड आउट द सरफेस। जो है जब ऑयल जो है पम्प्ड आउट कर लिया जाता है और सरफेस पर आ जाता है, इट इज सेंड टू द रिफाइनरीज। इसे रिफाइनरीज में भेज दिया जाता है। एट द रिफाइनरीज इट इज सेपरेटेड इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल एंड मेड इनटू फ्यूल्स। और क्या है, इसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल और मेड इनटू फ्यूल्स के अंदर जो है इसे सेपरेट कर दिया जाता है। मोस्ट ऑफ द ऑयल इज मेड इनटू कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और जो है ज़्यादातर जो है ऑयल से मोस्ट ऑफ द ऑयल इज मेड इनटू कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जो ज़्यादातर जो ऑयल है क्या बनाते हैं? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बनाते हैं। द ऑयल इज कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू पाइपलाइंस एंड बाय शिप एंड ट्रक्स। क्या है, इन्हें ऑयल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए पाइपलाइन का इस्तेमाल किया जाता है या शिप और ट्रक का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, पेट्रोलियम इज रिफाइंड टू गेट यूजफुल प्रोडक्ट बाय प्रोसेस नोन एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। पेट्रोलियम को रिफाइन किया जाता है कि यूजफुल प्रोडक्ट हासिल करने के लिए बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा जो है यूजफुल प्रोडक्ट हासिल करने के लिए पेट्रोलियम को रिफाइन किया जाता है। क्रूड ऑयल मतलब जो कच्चा तेल होता है इज हीटेड टू अबाउट 400 डिग्री सेल्सियस इन अ फर्नेस। क्या है? क्रूड ऑयल को गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है फर्नेस भट्टी के अंदर 400 डिग्री सेल्सियस पे। एंड वेपर इज डिलीवर्ड टू अ टोल टावर मेड ऑफ स्टील। और जो उसका वेपर है जो उसमें भाप है उसमें किसमें डिलीवर कराया जाता है? टोल टावर मेड ऑफ स्टील, जो कि एक लंबा सा टावर होता है और वो किसका बना होता है? स्टील का बना होता है। किसका बना होता है? स्टील का। हेयर द हाई बॉइलिंग कंटेंट बिकम
कंडेंस्ड, क्या है इसमें हाई बॉइलिंग कंटेंट जो होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं एंड सेटल डाउन एट द लोअर पार्ट ऑफ द टावर, और उसके अंदर क्या होते हैं टावर के लोअर पार्ट में क्या होता है सेटल डाउन हो जाते हैं। द लो बॉइलिंग कंटेंट मूव अपवर्ड एंड कंडेंस, और जो लो बॉइलिंग कंटेंट होते हैं वो अपवर्ड मूव कर जाते हैं और वो कंडेंस हो जाते हैं, वहां जाके ठंडे हो जाते हैं। इन द अपर पोर्शन में जाके वो जम जाते हैं, ठीक है। द अनकंडेंस पार्ट इज इमिटेड आउट थ्रू एन आउटलेट एंड दिस गैस इज नोन एज पेट्रोलियम गैस, और जो चीज कंडेंस नहीं हो पाती, क्या है, जो चीज अनकंडेंस रह जाती है, जो पार्ट अनकंडेंस रह जाता है क्रूड ऑयल का, वो क्या होता है वो निकल जाता है, उसे एक आउटलेट के जरिए जो है उसे अलग करते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं, उस गैस को हम क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम गैस कहते हैं। अब देखेंगे जो वेरियस फ्रैक्शंस ऑब्टेन ड्यूरिंग द रिफाइनिंग ऑफ क्रूड ऑयल, जब क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग होती है तो बहुत सारे फ्रैक्शंस जो हम हासिल करते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट जो हासिल करते हैं, देखते हैं नेम ऑफ फ्रैक्शन ऑब्टेंड, जो जो हमें फ्रैक्शंस ऑब्टेंड होते हैं, मतलब जो जो प्रोडक्ट हमें ऑब्टेंड होते हैं, बॉइलिंग रेंज, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और यूजेस। पहला क्या है, पेट्रोलियम गैस, ये हमें कब मिलता है, जब बॉइलिंग रेंज हो जाती है अप टू 40 डिग्री सेल्सियस, जब 40 डिग्री सेल्सियस होते हैं हमें क्या मिलता है, पेट्रोलियम गैस मिलती है। नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होते हैं, 1 to 4 होते हैं। और यूजेस क्या है, आर डोमेस्टिक फ्यूल फॉर प्रोड्यूसिंग कार्बन ब्लैक, ये क्या है, डोमेस्टिक फ्यूल होता है, या हम इसे कार्बन ब्लैक प्रोड्यूस करने में इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंड है पेट्रोल एंड लाइट नेफ्था, पेट्रोल और नाइट नेफ्था हमें कब मिलता है, जब बॉइलिंग रेंज कितनी हो जाती है, बॉइलिंग रेंज 40 डिग्री सेल्सियस टू 170 डिग्री सेल्सियस, इसके बीच में हमें क्या मिलता है, पेट्रोल और लाइट नेफ्था मिलता है। इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन 5 to 10 होते हैं। एज ए फ्यूल फॉर ऑटोमोबाइल्स, इसे ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है ऑटोमोबाइल्स में। एज अ सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, और इसे सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है ड्राई क्लीन के अंदर। थर्ड है केरोसिन, केरोसिन हमें क्या कब मिलता है, 170 डिग्री सेल्सियस टू 250 डिग्री सेल्सियस पर हमें क्या मिलता है, केरोसिन। इसके अंदर कार्बन के नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, 10 to 12 होता है। एज ए डोमेस्टिक फ्यूल एंड इल्यूमिनेंट, और इसे डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पर और इल्यूमिनेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। डीजल 250 डिग्री सेल्सियस टू 350 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम जो होते हैं 13 to 15 होते हैं, और इसका यूजेस जो है एज अ फ्यूल फॉर ट्रक्स, बसेस, रेलवे इंजन, वाटर पंप्स एंड जनरेटर, ये एक तरीके से ईंधन इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, ट्रक के लिए, बस के लिए, रेलवे के लिए, रेलवे इंजन के लिए, वाटर पंप्स के लिए, जनरेटर्स के लिए। अब फॉसिल फ्यूल ऑयल, फ्यूल ऑयल क्या होता है, 350 डिग्री सेल्सियस टू 400 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब इतना बॉइलिंग जब होगा तो हमें फ्यूल ऑयल मिलेगा। इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम है 15 to 18। एज एन इंडस्ट्रियल फ्यूल फॉर बॉयलर्स एंड फर्नेस, और ये एक तरीके से इंडस्ट्रियल ईंधन है और इस्तेमाल किया जाता है किसके अंदर, बॉयलर्स में और फर्नेसेस में, भट्टियों के अंदर। फिर नंबर 6 रेसिड्यू, जो रेसिड्यू बच जाता है क्या होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स और एस्फैलेट। इसका जो नंबर ऑफ एटम जो होते हैं इसके अंदर 7 to 20 होता है, और बाकी जो है 20 to 30 होता है। यूजेस क्या है, एज अ लुब्रिकेंट फॉर मेडिसिन, और ये क्या है, एक तरीके से लुब्रिकेंट है किसके लिए, मेडिसिन के लिए। फॉर मेकिंग कैंडल्स, शू पॉलिश एंड ग्रीसेस फॉर मेकिंग रोड्स, क्या है, फॉर मेकिंग कैंडल्स, कैंडल्स बनाने के लिए, शू पॉलिश बनाने के लिए, और ग्रीसेस बनाने के लिए, फॉर मेकिंग रोड्स, रोड को बनाने के लिए, इन सबका इस्तेमाल किया जाता है। जो रेसिड्यू होते हैं लुब्रिकेंट ऑयल, पैराफिन, क्या है, एस्फैलेट। देखिए यूजेस ऑफ पेट्रोलियम, व्हाट वुड वी डू विदाउट पेट्रोलियम, हम क्या करेंगे विदाउट पेट्रोलियम, जो है अवर कंट्री वुड कम टू स्टॉप, क्या है, हमारा जो कंट्री, हमारा देश जो है रुक जाएगा। मोस्ट ऑफ अवर कार्स, ट्रक्स एंड प्लेन्स आर पावर्ड बाय फ्यूल मेड फ्रॉम ऑयल, क्या ज़्यादातर जितने भी जो कार्स हैं, जैसे कि हमारी कार्स हैं, ट्रक हैं, प्लेन्स हैं, इन्हें जो पावर मिलती है किससे मिलती है, ऑयल से मिलती है, वो ईंधन से मिलती है जो कि ऑयल से तैयार होता है। आवर फैक्ट्रीज यूज ऑयल टू मेक प्लास्टिक्स एंड पैंट्स, हमारी फैक्ट्रियां जो है क्या बनाती हैं, प्लास्टिक और पैंट्स बनाती हैं, मेडिसिन बनाती हैं, एंड शॉप्स साबुन वगैरह बनाती हैं। वी एवन बर्न ऑयल टू मेक इलेक्ट्रिसिटी, और जब हम ऑयल को जलाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। वी यूज मोर पेट्रोलियम देन एनी अदर
एनर्जी रिसोर्सेज, हम क्या है, हम इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा पेट्रोलियम को दूसरी अदर एनर्जी रिसोर्सेज के कंपैरिजन में। पेट्रोलियम कैन पॉल्यूट, पेट्रोलियम कीप अस गोइंग बट इट कैन डैमेज अवर इन्वायरमेंट। क्या है, हम इससे इस्तेमाल तो कर रहे हैं, खूब इसे इस्तेमाल कर रहे हैं लगातार, मगर लेकिन जो है ये हमारे इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहा है, खत्म कर रहा है। बर्निंग फ्यूल्स मेड फ्रॉम ऑयल कैन पॉल्यूट द एयर पोल्यूशन, जो जब फ्यूल जलता है तो उससे क्या होता है, पोल्यूशन होता है जो कि हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहा है। पोल्यूशन फॉर्म्स from cars is a big problem in many parts of the country. Oil companies are trying to produce cleaner fuel। क्या है, एक बड़ा जैसे कि बड़ी प्रॉब्लम है पोल्यूशन की, जो कि किससे फैल रही है, कार्स वगैरह से, मतलब गाड़ियों से, ऑटोमोबाइल से, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, मगर ये ऑयल कंपनियां जो है ट्राई कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं कि ऐसा फ्यूल, ऐसा क्लीन फ्यूल बनाने के लिए जिससे कि पोल्यूशन कम हो। ऑयल कैन पोल्यूट सॉइल एंड वाटर क्या है, इंज्यूरिंग द एनिमल्स दैट लिव इन दैट एरिया। क्या है, ऑयल जो है पॉल्यूट करता है, गंदा करता है किसको, मिट्टी को, पानी को, और इंज्यूरिंग करता है किसकी, एनिमल्स की। इंज्यूरिंग करता है किसकी, एनिमल्स की, दैट लिव इन द एरिया, जो कि उस एरिया में रहते हैं। ऑयल कंपनीज वर्क हार्ड टू ड्रिल एंड शिप ऑयल एज सेफली एज पॉसिबल। क्या है, क्या ऑयल कंपनी जो है क्या कड़ी मेहनत करती है ड्रिल करने के लिए, और शिप ऑयल एज सेफली पॉसिबल, और जो ऑयल है उसे इजीली शिप किया जा सके सेफली, आसानी से। दे ट्राई टू क्लीन अप एनी ऑयल दैट स्पिल्स, और ऐसे क्या छलकने से वो कोशिश करते हैं कि वो साफ़ सफाई रहे और कुछ जो है वहाँ छलके नहीं, और वो जैसे ऑयल जो है छलक जाता है, तो इस तरीके से वो पूरी कोशिश करते हैं कि साफ़ सुथरा रहे, कोई चीज़ छलक ना जाए, स्पिल ना हो जाए। कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्सेसिव माइनिंग एंड यूजेज ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। क्या है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्सेस माइनिंग, जो ज़्यादा माइनिंग हो रही है, जो खनन हो रही है किसकी, कोल, और किसके लिए इस्तेमाल करने के लिए, कोल और पेट्रोलियम के लिए, उसके क्या क्या महत्व है। बोथ द कोल एज वेल एज पेट्रोलियम आर एग्जिस्टेबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। आप देखेंगे कोल और पेट्रोलियम जो है दोनों ही जो है एग्जिस्टेबल है, खत्म होने वाली है, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं ऑफ एनर्जी की, ऊर्जा की। इट दीज टू सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर माइंड एक्सेसिवली, और यही दो सोर्सेज हैं बहुत ज़्यादा जो है निकाली जा रही है। दे विल गेट एग्जॉस्ट एंड क्रिएट एनर्जी क्राइसिस। ये क्या है, एक वक्त जो होगा ये खत्म हो जाएंगी, और एक तरीके से जो है एक एनर्जी क्राइसिस होगा। क्या होगा, एनर्जी मतलब कमी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा इसकी जो है कमी खलेगी किसी की, एनर्जी की, इसकी। एक तरीके से क्या करेगा, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, इसलिए कहा गया क्रिएट एनर्जी क्राइसिस। कोल एंड पेट्रोलियम आर माइंड फ्रॉम डीप इनसाइड द अर्थ। कोल और पेट्रोलियम को माइंड किया जाता है, निकाला जाता है, खनन किया जाता है बहुत गहराई से, इनसाइड द अर्थ, अर्थ के अंदर से, विच क्रिएट अ होलो स्पेस। क्या बनाया जाता है, एक होलो स्पेस बनाया जाता है। दिल विल लीड टू एन इम्बैलेंस एंड कैन कॉज अर्थक्वेक। और ये क्या करता है, लीड करता है किस चीज को, एन इम्बैलेंस एंड कैन कॉज अर्थक्वेक। अगर हम इसको माइनिंग करते चले जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे एक्सेसिव अमाउंट में निकालते चले जाएंगे, तो क्या होगा, इससे क्या है, एक नेचर का जो है इम्बैलेंस हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, मतलब संतुलन बिगड़ जाएगा, और जिसकी वजह से क्या हो सकता है, उसके कारण क्या बन सकता है, अर्थक्वेक हो सकता है। बर्निंग ऑफ दीज सोर्सेज गिव राइज टू रिलीज Burning of these sources give rise to release of harmful gases that pollute the atmosphere of the earth. The harmful gases produced by burning fossil fuel are carbon dioxide, carbon monoxide, oxide of nitrogen and sulfur, unburned hydrocarbons and smoke. क्या है, बर्निंग ऑफ दीज सोर्सेज राइज अ रिलीज ऑफ हार्मफुल गैसेज। जब गैसेज क्या है, जब इन सोर्सेज ये जलेंगी तो इससे क्या होगा, हार्मफुल गैसेज रिलीज होंगी, जिससे कि जो है अर्थ का एटमॉस्फेयर क्या हो जाएगा, पोल्यूट हो जाएगा। द हार्मफुल गैसेज प्रोड्यूस बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, और हार्मफुल गैसेज प्रोड्यूस होती हैं जब हम फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स एंड स्मोक। ये सब क्या है, हार्मफुल गैसेस हैं जो कि फॉसिल फ्यूल के जलने पर पैदा होती हैं। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, हम पेपर को इस तरीके से रिसाइकिल करें, है ना। द मोस्ट वाइडली यूज मटेरियल इज पेपर।
आप देखिए बड़े पैमाने पे जो है पेपर इस्तेमाल किया जाता है, फॉर विच द रॉ मटेरियल कम्स फ्रॉम ट्री, और इसका जो रॉ मटेरियल है वो कहां से आता है, ट्री से आता है, पेड़ों से आता है। सो मैनी ट्री आर कट फॉर मेकिंग पेपर, इसलिए जो है बहुत सारे ट्री जो है काट दिए जाते हैं पेपर को हासिल करने के लिए। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर कैन सेव दीज ट्री फ्रॉम फेलिंग, क्या है, अगर हम पेपर की रिसाइकलिंग करेंगे तो हम पेड़ों को कटने से बचा सकते हैं। ठीक है। रिसाइकल पेपर इज मेड फ्रॉम वेस्ट पेपर। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर कंजर्व not only tree but a large amount of water and electricity and lesser pollutants are released in the atmosphere। अगर हम क्या है जो पेपर है उसको रिसाइकल कर लेंगे तो इससे जो है बहुत सारी चीजें बच सकती हैं, खाली पेड़ ही नहीं और बहुत सारी चीजें भी बच सकती हैं, जैसे कि अमाउंट ऑफ वाटर है और इलेक्ट्रिसिटी है, लेजर पोल्यूशन आर रिलीज इन द एटमोस्फियर, और इसकी वजह से जो है कम से कम जो है पोल्यूशन होगा, कम से कम पोल्यूशन जो है एटमोस्फियर में फैलेगा। तो इसलिए है जो है हमें ट्री जो है कम से कम काटने चाहिए, और पेपर जो है जो भी ट्री से जो चीज़ बन रही है उन चीज़ों का हम रिसाइकल करें ताकि उसे दोबारा यूज में लाया जा सके। अब देखेंगे इस चैप्टर के फिनिश होने के बाद हम कुछ आपको होमवर्क देंगे, जो क्वेश्चन आंसर है आपको जो हम क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं वही आपको करने अपनी कॉपी में, बुक से नहीं करने, आपको जो हमने क्वेश्चन आंसर आपको दे रहे हैं वो आपको करने हैं। तो देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर रॉ मटेरियल एंड व्हाट आर देयर सोर्सेज। रॉ मटेरियल क्या है और उसके क्या क्या सोर्सेज हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एनर्जी की रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ क्या एनर्जी क्या है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, इसके बारे में बताना है। एंड गिव 3 एग्जांपल ऑफ ईच, और आपको हर एक के क्या है 3 एग्जांपल्स आपको लिखने हैं। एंड थर्ड क्वेश्चन है आपका व्हाट इज सॉइल, सॉइल क्या है। एंड फोर्थ क्वेश्चन क्या है व्हाट आर मिनरल्स, मिनरल्स क्या है। ठीक है। और क्या है नंबर 5 व्हाट इज सॉइल इरोजन, और सॉइल इरोजन क्या है। आपको इन क्वेश्चन के आंसर अपनी कॉपी में जो साइंस की नोटबुक है उसके अंदर लिखेंगे। आपको जो चैप्टर पढ़ाया गया उसी के अंदर ये सब क्वेश्चन के आंसर जो है मौजूद है। अब देखेंगे हम फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखेंगे क्वेश्चन आंसर के बाद फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स। नंबर 1 फॉरेस्ट प्यूरिफाई द एयर एंड कंट्रोल एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है डिफॉरेस्टेशन टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ इंक्रीज डिमांड फॉर वुड एंड टिम्बर। नंबर 3 फॉरेस्ट प्रिवेंट soil erosion and maintain fertility of the soil. Number 4 new forest should be created with tree planting programs. Humus, number 5 है humus is the top coat of the soil that consists of organic matter. And number 6 fill in the blanks है a food chain involves plants, animals and human beings that are interdependent on each other. Number 7 excessive cultivation cause loss of nutrient from the soil. मतलब excessive cultivation of same plant और same land. तो यहाँ पर हमने खाली एक्सेसिव कल्टीवेशन लिखा है। अगर देखा एक्सेसिव कल्टीवेशन एंड जो है एक ही तरीके की प्लांट एक ही जगह हम लगाते चले जाएंगे, उसे ग्रो कराते जाएंगे तो वहाँ की जो है फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। नंबर 8 a mineral is a natural non-living substance that is found in the lithosphere. Number 9 bituminous coal is a better quality fuel with 80% of carbon. ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स थी जो कि हमने आपको करा दी हैं। आपको क्वेश्चन आंसर करना है अपनी कॉपी में, फिल इन द ब्लैंक्स करनी है, ये तो बुक में ही रहनी है। ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे इसे। नंबर 6 सी पार्ट जो है स्टेट ट्रू और फॉल्स, ये आपको खुद से करना है, होमवर्क है। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर कैन सेव अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज, आपको बताना है क्या रिसाइकलिंग ऑफ पेपर जो है एक लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज को बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ट्रू है। ठीक है। बर्निंग फ्यूल मेड फ्रॉम ऑयल डू नॉट पॉल्यूट द एटमोस्फेयर, बर्निंग ऑफ फ्यूल जो है वो जो है एटमोस्फेयर में पॉल्यूशन नहीं करता, ट्रू या फॉल्स आपको बताना है। पेट्रोलियम इज रिफाइंड बाय द प्रोसेस कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जो पेट्रोलियम जो है रिफाइन किया जाता है किस प्रोसेस के द्वारा किया जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। ये ट्रू या फॉल्स है आपको पता होना चाहिए क्योंकि हम पीछे बता चुके हैं आपको। नंबर 4 कोल एंड पेट्रोलियम आर रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, आपको बताया कोल और पेट्रोलियम जो है रिन्यूएबल सोर्सेज है। क्या ये रिन्यूएबल है? नहीं, नॉन रिन्यूएबल है, तो ये क्या होगा? फॉल्स होगा। पेट्रोलियम इज माइंड बाय ड्रिलिंग होल्स इनटू द सी बेड, क्या है? पेट्रोलियम जो है माइनिंग की जाती है, खनन की जाती है, खुदाई की जाती है कुओं की, किसमें? सी बेड के अंदर, सी बेड के अंदर।
ठीक है। नंबर 6, कोल इज नॉट यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। क्या है, कोल को एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में इस्तेमाल नहीं किया जाता, मेटल के एक्सट्रैक्शन में कोल इस्तेमाल नहीं किया जाता। हमने पीछे पढ़ाया था कोल इस्तेमाल होता है किसके अंदर, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में, तो ये क्या होगा, ये फॉल्स होगा। नंबर 7, मिनरल्स दैट आर वैल्यूड फॉर देयर ब्यूटी आर कॉल्ड जेमस्टोन। जो मिनरल अपनी ब्यूटी के लिए क्या वैल्यू रखते हैं, ठीक है, उनकी खूबसूरती जो होती है उन्हें हम जेमस्टोन ही कहते हैं। ट्रू या फॉल्स बात क्या है ये बताएंगे, ट्रू या फॉल्स हम पीछे बता चुके हैं। तो आप इस तरीके से इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे, जो आपको होमवर्क हमने दिया है उसे करेंगे नीट एंड क्लीन, अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे और अपने चैप्टर की रीडिंग करेंगे और जो आपको होमवर्क दिया गया है उसे कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।